Assalamualaikum. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathlex by Hashim Zia. बेटा हम लोग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तमाम इंपॉर्टेंट जो पेपर्स हो रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, उनको मैं अपने चैनल के ऊपर सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आपने ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज की वीडियोस को बहुत गौर से देखना है, क्योंकि पेपर के अंदर इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। चाहे आप फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, चाहे आप सेकंड ईयर से बिलोंग करते हैं। मैंने फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज की वीडियोस भी बनाई हुई है, सेकंड ईयर एमसीक्यूज की वीडियोस भी बनाई हुई है। आप इनकी प्लेलिस्ट के अंदर जाके इन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। यानी कि कराची के डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, सिंध के डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर जो मैथ्स के पेपर लिए जा रहे हैं एज अ प्रीलियम, इंपॉर्टेंट तरीन पेपर है, उन तमाम पेपर्स को मैं सॉल्व करवा रहा हूं और करवाऊंगा भी। तो आपके पास आपके कॉलेज के अंदर जो भी पेपर होगा, स्टार्टिंग में बस एक बात कहूंगा, वो पेपर आप चाहें तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरा बेटा। क्लियर है? आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप पेपर मुझसे शेयर करें, ताकि मैं दूसरे बच्चों से भी उनकी हेल्प के लिए उनसे भी शेयर कर दूं और फिर वो तमाम लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दूं। अच्छा, ये जो भी वीडियोस में जिन लेक्चर्स के ऊपर बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आज की क्लास में हम लोग जो प्रैक्टिकल सेंटर के अंदर मैथ्स का पेपर हुआ कल के दिन, उसको आज हम क्लास में बैठ के सॉल्व कर रहे होंगे। आप इस पेपर की पीडीएफ फाइल, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मौजूद होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नोट्स, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर। बेटा सिंपल तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज क्या आ रहा है? द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द ईच मीडियन इन द रेशियो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग मेरा बेटा, कभी भी जो सेंट्रॉइड होता है वो किसी भी मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स से एक लाइन निकालूं, अपोजिट साइड के ऊपर जाके अगर वो मिड पॉइंट क्रिएट कर दे तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। यानी कि वर्टेक्स से एक लाइन निकाली, वो लाइन अपोजिट साइड के ऊपर जाके अगर मिड पॉइंट क्रिएट कर दे, उस लाइन को मीडियन कहते हैं, क्योंकि वर्टेक्स ऑफ ए से निकलेगा तो मीडियन ऑफ ए कहलाएगा। इसी तरीके से बी के वर्टेक्स से जो लाइन निकलती है, अपोजिट साइड पे जाके बाइसेक्ट करती है, मिड पॉइंट क्रिएट करती है, उसको मीडियन ऑफ बी कहते हैं। इसी तरीके से जो वर्टेक्स सी से लाइन निकलती है, अपोजिट साइड के ऊपर जाके क्या ड्रॉ कर दे, अगर आपके पास सिंपल तरीके से ड्रॉ कर दे मिड पॉइंट को, तो मीडियन ऑफ सी कहलाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई सेंट्रॉइड के अंदर जो मीडियन को डिवाइड किया जाता है वो किस रेशियो में होता है? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इसका रेशियो क्या होता है? 1:2 होता है। पहला एमसीक्यूज का आंसर ऑप्शन ए है। सेकंड एमसीक्यूज कहते हैं एफ एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, नीदर इवन नॉर ऑड है। कैसे चेक करोगे मेरा बेटा? आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है आपको? माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन चेक करने का कभी भी इवन या ऑड फंक्शन चेक कैसे करते हैं? सिंपल तरीके से, जो भी आपका फंक्शन आ रहा है उसके अंदर एक्स की जगह पे नेगेटिव का एक्स पुट करके चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका आंसर क्या आएगा। अगर तो आपको वापस से ओरिजिनल क्वेश्चन मिल जाए तो इसका मतलब इवन फंक्शन है। अगर नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल क्वेश्चन मिलेगा तो इसका मतलब ऑड है। अगर क्वेश्चन ना मिल सके तो नीदर इवन नॉर ऑड कहलाता है। तो अभी चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। ओरिजिनल क्वेश्चन मेरे पास क्या आ रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। इवन या ऑड फंक्शन कैसे चेक होता है? कि आपका जो ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है उसके अंदर जो भी आपका वेरिएबल है उसके अंदर नेगेटिव का वेरिएबल पुट करवा दोगे, क्या बन जाएगा? माइनस का साइन इंटू नेगेटिव एक्स प्लस का कॉस इंटू नेगेटिव एक्स, क्या हो जाएगा? कॉस इंटू नेगेटिव एक्स। तो मेरा बेटा ये प्रॉपर्टी होती है साइन की। साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है? कभी भी साइन के अंदर अगर नेगेटिव का सिंबल आ रहा हो तो साइन उस नेगेटिव के सिंबल को बाहर उठा के फेंक देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। और आगे क्या आ रहा है? नेगेटिव का cos x। मेरा बेटा cos x की प्रॉपर्टी होती है, कभी उसके अंदर नेगेटिव का सिंबल आ जाए तो cos x अपने नेगेटिव साइन को क्या करता है? खा जाता है और पॉजिटिव की वैल्यू देता है। तो आपके पास नेगेटिव का वेरिएबल, नेगेटिव का फंक्शन रखने के ऊपर आंसर क्या मिला? ये मिला, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है। जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है। ओरिजिनल क्वेश्चन
अगर मुझे वापस से माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिल जाता तो इसका मतलब क्या होता, इवन फंक्शन है। और अगर मुझे माइनस माइनस कॉमन लेने के ऊपर ये मिलता माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, उस सूरत के अंदर ये कहलाता ऑड फंक्शन। मगर ये ना तो इवन बन रहा है ना ऑड बन रहा है, तो क्या कहलाएगा, नीदर इवन नॉर ऑड। क्या कहलाएगा, नीदर इवन नॉर ऑड। तो भाई जल्दी से अगर मैं इस बात को रिपीट करवा दूं कि इवन फंक्शन कब होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आप ओरिजिनल फंक्शन के अंदर नेगेटिव की वैल्यू डाल लो आपको आंसर पॉजिटिव का फंक्शन मिल जाए, उस सूरत के अंदर आपका फंक्शन इवन कहलाता है। और अगर अपने फंक्शन में नेगेटिव की वैल्यू डालो आपको नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए तो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑड कहलाता है। इसके अलावा की कोई भी कंडीशन होगी तो क्या कहलाता है आपके पास, नीदर इवन नॉर ऑड। क्या कहलाता है, नीदर इवन नॉर ऑड। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप गौर से देखें तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी नीदर इवन नॉर ऑड। क्लियर है भाई, जल्दी इसको रब कर देता हूं, अगले एमसीक्यूज पे मूव करते हैं। अगला एमसीक्यूज क्या आ रहा है मेरा बेटा, अगला एमसीक्यूज आ रहा है, आपसे कहता है इंटीग्रेशन, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, गौर से देखो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, अगर कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव गिवन होगा, सिंपल तरीके से आंसर क्या होता है, ln लिखोगे, नीचे वाला फंक्शन ln का फंक्शन बन जाता है प्लस का c, तो आंसर क्या होगा, ln fx प्लस का c। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, फोर्थ नंबर के ऊपर क्वेश्चन मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी बड़ा मजे का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, आइए इसको भी देख लीजिए जल्दी से। सेम बिल्कुल पिछला वाला फॉर्मूला यूज होगा, सेम पिछला वाला फॉर्मूला यूज होगा। पिछला वाला फॉर्मूला क्या है आपके पास, क्या कह रहा है, गौर से देखो, क्या नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x ऊपर मौजूद है, यानी कि आपके पास नीचे फंक्शन आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर उसका डेरिवेटिव क्या मौजूद है, 2x मौजूद है। कभी भी दुनिया में नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, सिंपल तरीके से ln लिखो, जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है वो ln का फंक्शन बन जाएगा, और सिंपल तरीके से आपका क्या आ जाएगा मेरा बेटा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हलवे की तरह सॉल्व हो जाएगा। भाई बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आप तमाम सेकंड ईयर के बच्चे, अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा ईकेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी करो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हलवा है, बिल्कुल बच्चों वाले हैं। तमाम एक एक लेक्चर मैंने अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया हुआ है, चाहे वो सेकंड ईयर के लेक्चर्स हो चाहे वो एप्टीट्यूड के लेक्चर्स हो, किसी कोचिंग माफिया के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है डेरिवेटिव लेके बताओ ln sec x के ऊपर। क्या कह रहा है, कहता है डेरिवेटिव लेके बताओ किसका, ln sec x का। मेरा बेटा sec का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, तो क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय sec x, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, सेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला, सेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है मेरा चंदा, सेक इंटू टेंजन एक्स। क्या फॉर्मूला होता है, सेक इंटू टेंजन एक्स, सेक से सेक कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल टेंजन एक्स आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरा बेटा। एमसीक्यू नंबर 6 देखिए, क्या कहता है, आपसे कह रहे थे नेसेसरी कंडीशन फॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू डैश। एक्सरसाइज 5.1 5.2 के लेक्चर्स मैंने अभी तक अपलोड नहीं करे मेरा बेटा, मैं भी थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग हूं, तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि वो सारे लेक्चर्स जो अभी तक चैनल पे अपलोड नहीं है वो सारे अपलोड हो जाए, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैंने 99% लेक्चर्स अपलोड किए हुए, बस चैप्टर नंबर 6 का 6.10 6.11 और 5.1 5.2 और चैप्टर नंबर 9 कुछ एक्सरसाइज नहीं करवाई भी, बाकी ए टू जेड सब करवाया हुआ है। जो नहीं करवाया हुआ इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो ये जो एमसीक्यूज आ रहा है चैप्टर 5 से आ रहा है 5.3 का, ये एक्सरसाइज मैंने करवाई भी है। क्या होती है नेसेसरी कंडीशन, f प्राइम x इक्वल टू 0 का होना, यानी कि वो क्या कंडीशन होती है, दुनिया में एक्सट्रीम वैल्यूज हमेशा उस कंडीशन में बनती है जब f प्राइम x की वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा, हमेशा 0 के बराबर होती है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपसे कहता है डेरिवेटिव लेके बताओ ln e की पावर x स्क्वायर के ऊपर। मैं अगेन एक बात रिपीट कर देता हूं बेटा, ये आपको थोड़ा सा एमसीक्यू देखने में मसला इसलिए आ रहा होगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पीडीएफ को मैंने कन्वर्ट करवाया हुआ है मेरा बच्चा, मैंने इसकी पीडीएफ फाइल अपने पास ड्राइव में अपलोड करी हुई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं एमसीक्यू यहाँ पे लिख भी रहा हूँ तो आपको मसला नहीं होगा। डेरिवेटिव ln e की पावर x स्क्वायर का, मेरा बेटा डेरिवेटिव अप्लाई करना है किसके ऊपर, ln e की पावर x स्क्वायर के ऊपर। भाई अगर मेरे शागिर्दों मैंने डेरिवेटिव लेना बहुत तरीके से समझाया हुआ है, क्या होता है डेरिवेटिव में फॉर्मूला, सिंपल तरीके से, बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट क्या है जरा गौर से बात को समझिएगा, ये क्वेश्चन बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स का है मेरा बेटा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि ln e की वैल्यू किसके बराबर होती है, ln e की वैल्यू बराबर होती है 1 के। ln e की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है ना भाई। तो डायरेक्टली ln e क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सिंपल तरीके डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो एक्स स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बेतहाशा ये नस साइड एनईटी साइड के पेपर में पूछा जाता है।
अच्छा, क्या काम किया दोबारा देख लीजिए भाई। देखो डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है ln e की पावर x स्क्वायर के ऊपर, है ना भाई। तो सिंपल मेरा बेटा ln e क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। ln e क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। ln e खत्म हो गया तो मेरा बेटा, क्योंकि ln e बराबर होता है 1 के, तो डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर के ऊपर। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो उसको मैं दूसरे तरीके से समझा सकता हूँ मेरा बेटा। एक और तरीके कार किया है कि आपसे कहा जाता है डेरिवेटिव अप्लाई करना है किसके ऊपर, ln e की होल पावर x स्क्वायर के ऊपर। मैं एक और तरीके से समझा देता हूँ भाई। ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या कहते हैं, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन। यहाँ पे e की पावर x स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है, उसको ऑलरेडी लिख दिया। देन आगे आपसे डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या कहता है, ये आपसे कहता है कि भाई सिंपल तरीके से फंक्शन का डेरिवेटिव लो। फंक्शन क्या है मेरे पास, e की पावर x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला। नेचुरल एक्सपोनेंट e की पावर x स्क्वायर को एज इट इज एक बार लिखेंगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। तो e की पावर x स्क्वायर से e की पावर x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो आप चाहे पहले मेथड से सॉल्व करो चाहे दूसरे मेथड से, ओरिजिनल मेथड सॉल्व करो, दोनों सूरतों में आपका आंसर क्या आएगा, 2x आएगा। क्या कहा दोबारा देख लीजिए भाई। मेरे पास सिंपल तरीके से अगर आप कहते हो नहीं सर ओरिजिनल मेथड से करवाएं, तो बेटा ओरिजिनल मेथड क्या, ln e की पावर x स्क्वायर आ रहा है। ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाय फंक्शन। अब मेरा फंक्शन क्या है, e की पावर x स्क्वायर, तो 1 डिवाइड बाय फंक्शन लिखा और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। फंक्शन क्या है, e की पावर x स्क्वायर। नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है, नेचुरल एक्सपोनेंट को एडिट एक बार लिखो, देन पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल आपके पास 2x हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर से x कैंसिल आउट हो गया, 2x आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है। कहता है कि अगर तुम्हारे पास पावर बराबर है किसके, नेगेटिव 1 के, इफ n इज इक्वल टू नॉन सॉरी इफ n इज नॉट इक्वल टू -1 देन इंटीग्रेशन fx की पावर n। ये बड़ा मशहूर पावर फॉर्मूला आ रहा है आपके पास। क्या कह रहा है भाई, गौर से बात समझिएगा। आपसे कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी पावर नहीं बराबर -1 के, उस सूरत के अंदर अगर इंटीग्रेशन किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रही हो जिसके ऊपर पावर आ रही है और बाहर उसका डेरिवेटिव भी गिवन है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर तुम्हारी पावर -1 के बराबर नहीं है और इंटीग्रेशन ऐसे फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है जिसमें पावर आ रही है और बाहर उस बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, तो भाई सिंपल इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या कहते हैं, फंक्शन को एज इट इज लिखो, पावर में एक इजाफा करो ऊपर, उसको एक बार नीचे भी लिखो, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आंसर होगा भैया, मेरे पास चेक कर लीजिए, fx की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। मेरे ख्याल में ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी में तो n खाली गिवन है, n+1 नहीं गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है मेरा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि तुम्हारे पास लिमिट x अगर अप्रोच कर रही है 3 के ऊपर और तुम्हारा फंक्शन गिवन है x स्क्वायर माइनस का 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। मेरा बेटा लिमिट्स के क्वेश्चन बहुत दफा आप लोगों को सिखा चुका हूं, बता चुका हूं। क्या कहा, लिमिट्स को सॉल्व करना चाहते हो मेरी शॉर्ट ट्रिक पे सॉल्व करना। क्या शॉर्ट ट्रिक है, मैथफ्लिक्स शॉर्ट ट्रिक, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, आपसे कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आ रहा हो, सिंपल तरीके से जो भी आपको लिमिट की वैल्यू गिवन है डायरेक्टली पुट करके चेक कर लो। पुट करके चेक करोगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। नीचे अगर 0 बन रहा है यानी कि 3 - 3 नीचे हो जाएगा अगर मैं डायरेक्टली भी लिमिट्स की वैल्यूज को पुट करवा दूं। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, यानी कि लिमिट्स को भी यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि मेरा फंक्शन अभी अनडिफाइंड है। तो भाई मेरी एक शॉर्ट ट्रिक जहन में रखो, कोई फॉर्मूला और जहन में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल आपसे ये कहता है कि अगर कभी भी तुमने लिमिट का क्वेश्चन आ रहा है और लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली अप्लाई करने के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो भाई सिंपल एल हॉपिटल रूल के ऊपर जाओ। एल हॉपिटल रूल ये कहता है कि ऊपर वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव लो, नीचे वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव लो, तुम्हारा फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, तुम्हारा फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर डायरेक्टली लिमिट्स को अप्लाई करवा दो। तो एल हॉपिटल रूल यूज करते हैं तो ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस का 9 का डेरिवेटिव 0, x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल 1 का 1 एज इट इज। अब जब मैं फाइनली लिमिट्स को अप्लाई करवाऊंगा तो x की जगह पे 3 डाल दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 6 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, हमारे पास सिंपली 6 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारी मुल्क के यार ये क्वेश्चन तो। अगला क्वेश्चन कहता है इफ टू और मोर स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट देन दे आर कॉल्ड पैरेलल, परपेंडिकुलर, कॉन्करेंट या लीनियर। भाई देखो दुनिया में दो लाइंस या दो से ज्यादा लाइनें अगर एक पॉइंट के ऊपर मिले, वो लाइन पैरेलल तो हो ही सकती हैं। पैरेलल क्यों नहीं हो सकती भाई, पैरेलल लाइन तो ऐसी लाइन होती है जो कभी मीट ही नहीं कर सके। पैरेलल लाइंस तो ऐसी लाइन मीट ही ना कर सके। लीनियर लाइंस हो नहीं सकती, कोई तुक नहीं बनती। लीनियर कहते हैं स्ट्रेट लाइन को, तो वो भी नहीं हो सकती। बचा परपेंडिकुलर या कॉन्करेंट। परपेंडिकुलर हमेशा दो लाइंस पे फॉर्म होता है ना भाई। कॉन्करेंट होता है दो से ज्यादा लाइनों के लिए। कॉन्करेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी भी दुनिया में अगर दो से ज्यादा लाइनें अगर एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। और लाइंस को क्या कहते हैं, लाइंस को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो मेरा बेटा ऐसी लाइंस क्या कहलाएंगी, कॉन्करेंट कहलाएंगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही मजे का। कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 5,7 फ्रॉम y एक्सिस इज डैश। कहता है तुम्हारे पास एक पॉइंट है,
तुम्हारे पास क्या है, एक पॉइंट है 5,7। भाई 5,7 लेट सपोज यहाँ पे कहीं पॉइंट आ रहा है, कौन सा पॉइंट है 5,7। कहता है इसका डिस्टेंस बताओ एक्स वाई एक्सिस से। क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस बताओ वाई एक्सिस से। यानी कि देखो तुम वाई एक्सिस के ऊपर कहीं खड़े हुए हो, ये खड़ा हुआ भैया मैं ये वाई एक्सिस के ऊपर, कहता है इसका डिस्टेंस बताओ, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ वाई एक्सिस से। तो जाहिर सी बात है अगर मैं वाई एक्सिस पे खड़ा हुआ हूं तो वाई एक्सिस से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये वाला होगा, और ये वाला डिस्टेंस टेक्निकली क्या होगा, एक्स के ऊपर जो डिस्टेंस कवर किया है वो 5 है, वाई में जो कवर किया है वो 7 है। तो बेटा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, 5 होगा। तो आंसर क्या होगा, मेरे पास 5 होगा। ये एमसीक्यूज भी पेपर में बहुत आता है। मेरा बेटा क्वेश्चन दोबारा समझेगा, क्या कह रहा है, कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक पॉइंट है 5,7 के ऊपर, जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू क्या है 5 है, यानी कि पॉइंट तक का डिस्टेंस एक्स पे क्या है 5 है और वाई पे क्या है 7 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वाई एक्सिस से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा। जाहिर सी बात है वाई एक्सिस से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस एक्स की टर्म्स में मेजर किया जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो आंसर क्या आ गया, सिंपली सॉल्व हो गया। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सिंपल सा मासूम सा बकरी सा फॉर्मूला आ रहा है। क्या कह रहा है मेरा बेटा, भाई मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। कहता है टू लाइंस रिप्रेजेंट दी, टू लाइन रिप्रेजेंट बाय द ax स्क्वायर प्लस का 2hx5 प्लस का by स्क्वायर इक्वल टू 0 विल बी परपेंडिकुलर इफ डैश। मेरा बेटा ये कंडीशन होती है हमारे पास, ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन किस चीज की गिवन है, होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है। व्हेनेवर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उसकी आपको ये इक्वेशन गिवन है। आपसे कहा जा रहा है इस कंडीशन के ऊपर अगर लाइंस तुम्हारी परपेंडिकुलर होंगी तो कौन सी इन चारों में से कंडीशन फॉलो होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। अगर आपके पास d ग्रेटर देन 0 होता है तो लाइंस क्या होती है, रियल। अगर d लेसर देन 0 होती है तो लाइंस क्या होती है हमारे पास, इमेजिनरी। और अगर a प्लस बी बराबर होता है 0 के तो लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है मेरा बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर, ये कौन है, किसकी आपको फॉर्मूला गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही मजे का, आपसे कहते हैं अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस का ई स्क्वायर है तो बताओ ये किसका फॉर्मूला आ रहा है। मेरा बेटा सिंपल सी बात है, आपके पास ये किसका फॉर्मूला आ रहा है, इलिप्स का फॉर्मूला आ रहा है। इलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस का ई स्क्वायर। सिंपल तरीके से किस चीज का फॉर्मूला हमें गिवन है, मेरा बेटा इलिप्स का फॉर्मूला गिवन है। क्लियर है बात, किसी बच्चे को कोई मसला, भाई इलिप्स का हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। और हाइपरबोला का यही फॉर्मूला क्या होता है, हाइपरबोला के अंदर ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का 1। हाइपरबोला के अंदर ये फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ होता है। भाई मैंने चैप्टर नंबर 8 के सारे लेक्चर्स अपलोड करे हुए हैं, तो आपको अगर चैप्टर नंबर 8 मुश्किल लगता है मेरे चैनल से पढ़िए, आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, वो मेहनत करी हुई बेटा जो कोचिंग सेंटर में कर रहा होता हूँ, तो आपको इजीली चैप्टर नंबर 8 समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ इजीली क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर है मेरा बेटा, सारे फॉर्मुलाज मैंने याद करवाए हुए, मेरे स्टूडेंट्स को याद होंगे, मालूम होंगे। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इक्वेशन गिवन है, आपसे कह रहा है बताओ रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होगा। भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8y प्लस का 8 इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन गिवन है, आपसे क्या कहा जाता है, बताओ रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। मेरा बेटा ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है किसकी आ रही है, सर्कल की। सर्कल की इक्वेशन की पहचान क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होंगे और दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे, और दोनों के कोफिशिएंट का सिमिलर होना, दोनों के दोनों का पॉजिटिव होना, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का एग्जिस्ट करना, ये बेसिकली सर्कल की इक्वेशन की पहचान होती है। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, बताओ रेडियस की वैल्यू क्या होगी। मेरा बेटा रेडियस फाइंड करने के लिए आपको पहले सेंटर का आना जरूरी है, क्योंकि रेडियस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो पहले आपको रेडियस मालूम होना चाहिए, सॉरी पहले आपको सेंटर मालूम होना चाहिए। सेंटर किस तरीके से आप सर्कल की इक्वेशन से फाइंड करते हो, इस शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं। मेरा बेटा कभी भी आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन और आपको सेंटर फाइंड करना हो, सिंपल तरीके से एक्स और वाई वाली टर्म पे जाओ, सिंपल एक्स और वाई वाली टर्म के ऊपर जाओ, इनको डायरेक्टली -2 से डिवाइड करवा दो। बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, सिंपलीफाइड फॉर्म के अंदर, यानी कि कोफिशिएंट उसके 1 1 के बराबर आ रहे हैं एक्स और वाई स्क्वायर के, सिंपल तरीके से एक्स और वाई वाली टर्म के ऊपर जाओ, दोनों को -2 से डिवाइड करवा दो। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, यहाँ से -2 डिवाइड करवाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास +2, यहाँ से क्या आ जाएगा -4। तो 2, -4 डायरेक्टली मेरे पास सेंटर की वैल्यू आ गई। आप अपने ओरिजिनल मेथड से चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आ रहा होगा। ये शॉर्ट ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने, कभी भी आपको सेंटर सर्कल की इक्वेशन से सेंटर फाइंड करना हो, सिंपल तरीके से एक्स और वाई वाली टर्म्स को, जो लीनियर एक्स और वाई वाली टर्म्स है, उनको -2 से डिवाइड करवा दीजिए, डायरेक्टली आपके पास सेंटर आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे निकालोगे मेरा बेटा,
जी की वैल्यू क्या है, ये 2 आई है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। एफ की वैल्यू क्या है, ये -4, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। आगे क्या है, माइनस का सी, माइनस का सी क्या है, सी की वैल्यू किसके बराबर है, 8 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8। 4 + 16 बराबर होता है किसके, 20 के। 20 में से 8 निकाल दो, 20 में से 8 निकाल दोगे तो √12 तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा किस चीज का मेरा बेटा, √12 आपके पास आंसर आ जाएगा, अल्लाह भला करे रेडियस का। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। भाई सिंपल सी बात है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं मेरे मुल्क के अंदर ये क्वेश्चन। तो क्लियर है मेरा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वेक्टर से बिलोंग कर रहा है। अगला जो एमसीक्यूज आ रहा है और से देखिएगा क्या आ रहा है, कहता है इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, यानी कि आपसे कहा जा रहा है अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो बताओ वेक्टर्स कैसे होंगे। बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी दुनिया के अंदर अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, ये खाली इस कंडीशन में पॉसिबल है, ये खाली इस कंडीशन में पॉसिबल है कि मेरे वेक्टर्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मेरे वेक्टर्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर ए एंड बी दो वेक्टर्स हैं और ए डॉट बी की वैल्यू 0 के बराबर है, तो वेक्टर्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और इनके दरमियान का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इनके दरमियान का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और एमसीक्यू लगे हाथ तो वो भी पढ़ा देता हूं कि लेट सपोज कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ए और बी क्रॉस प्रोडक्ट उनका 0 के बराबर है। अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इस सूरत के अंदर वेक्टर्स कैसे होंगे मेरा बेटा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। वेक्टर्स कैसे होंगे, वेक्टर्स पैरेलल होंगे। और इनके दरमियान का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ये दो बातें आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए। क्या दो बातें हैं, कि अगर कभी भी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो एंगल 90 होता है और वेक्टर्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो वेक्टर्स कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं और एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। आई होप ये बात यहां तक ही क्लियर होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या आ रहा है, कहता है कि भाई साइन 90 टेंजन एक्स की इंटीग्रेशन बताओ क्या होगी। क्या कहता है, साइन 90 टेंजन एक्स। मेरा बेटा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन पूछ रहा है किसकी, टेंजन एक्स की। मेरा बेटा टेंजन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिंपल तरीके से ln sec x प्लस का c होती है। क्लियर है मेरा बेटा। क्या होती है, बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, मैंने बहुत डिटेल में सारे फॉर्मुलास पढ़ाए हुए हैं मेरे इंटीग्रेशन के। अगर आप सेकंड ईयर के लेक्चर्स लेते हो या एप्टीट्यूड के लेक्चर्स भी लेते हो, मैंने एक एक फॉर्मूला आपको याद करवाने की शॉर्ट ट्रिक्स बताई भी है, रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। अगर मेरे शागिर्द होने के बाद भी तुम फॉर्मुलास के रट्टे मारो तो बेटा लानत है, सिंपल सी बात है, लानत है। इंटीग्रेशन के फॉर्मुलास के रट्टे नहीं मारना बेटा कभी खुदारा, एक चीज मैंने समझाई भी है। सही है ना मेरा बेटा। तो टेंजेंट एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ln sec x हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ओ भाई देखो, ये क्वेश्चन तो वो है जो मैंने आपको सॉल्व भी करवा दिया अभी। क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल बताओ क्या होगा। भाई बहुत ही बच्चों वाला, क्या कह रहा है, अगर तुम्हारे पास एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 12x इक्वल टू 0, बताओ इस सर्कल की इक्वेशन गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसका सेंटर कहां पर आ रहा होगा। मेरा बेटा देखो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्या बताई, कभी भी आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन हो, आपको सेंटर फाइंड करना हो, सिंपल तरीके से कैसे फाइंड करोगे, जो भी x और y वाली टर्म आ रही है उसको -2 डिवाइड करवा दो, यानी कि लीनियर x और y वाली टर्म। अब मुझे साफ दिख रहा है कि इस इक्वेशन के अंदर सिंपल x तो आ रहा है मगर सिंपल y नहीं आ रहा, इसका मतलब y वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही यहाँ पे। तो x वाली टर्म को क्या करवा दिया, -2 डिवाइड करवा दिया। अब y वाली टर्म इस इक्वेशन में आ ही नहीं रही, सिंपल लीनियर y, तो वो 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -6,0। क्या आंसर आ जाएगा, -6,0। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। दोबारा सुन लीजिए किस पैटर्न पे सॉल्व करा। भाई मुझसे कहा जाता है सेंटर ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है, तो सेंटर ऑफ अ सर्कल फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक सुन लीजिए। कभी भी आपको सेंटर फाइंड करना हो मेरा बेटा, सिंपल तरीके से जो भी सर्कल की इक्वेशन में एक्स और वाई वाली टर्म हो ना, उनको डायरेक्टली -2 से डिवाइड करवा दो, आपके पास डायरेक्टली सेंटर की वैल्यू आ जाएगी, कोई साइन कन्वर्ट करना नहीं पड़ता। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप चाहो तो कंपेयर करवा के ओरिजिनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, यही आंसर आ रहा होगा। क्लियर है मेरा बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको बहुत ब्लर दिख रहा होगा, नहीं नजर आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है 3 की पावर x, कहता है डेरिवेटिव अप्लाई करो किसके ऊपर, 3 की पावर x को। मेरा बेटा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कभी भी आपको 3 की पावर x का डेरिवेटिव लेना हो बेटा कैसे सॉल्व करोगे। ये क्या आ रहा है, कॉमन एक्सपोनेंट आ रहा है। कॉमन एक्सपोनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं मेरा बच्चा, कॉमन एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही मजे का होता है। डेरिवेटिव में कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन एक्सपोनेंट को एज एक बार लिखो, देन ln अप्लाई करो किसके ऊपर, बेस वाली टर्म के ऊपर, और फिर डेरिवेटिव लो किसके ऊपर, पावर में आने वाले फंक्शन का। तो x का डेरिवेटिव x से 1 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर x इंटू ln 3। आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 3 की पावर x इंटू ln 3। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है भाई, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, आपको एक वेक्टर गिवन है, आपको एक वेक्टर गिवन है
4i प्लस का 3j गिवन है, आपको एक वेक्टर गिवन है 4i प्लस का 3j, आपसे कहा जाता है बताओ इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं मेरा बेटा, सिंपल तरीके से i वाली टर्म्स का j वाली टर्म्स का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 16 प्लस 9 किसके बराबर होता है 25 के बराबर होता है, 25 किसके बराबर होता है रूट का 5 के बराबर होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 5 आ जाएगी। क्लियर, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 मेरा बहुत फेमस एमसीक्यूज है, बहुत दफा सॉल्व करवा चुका हूं मैंने, सेकंड ईयर के एमसीक्यूज की लेक्चर वीडियोस भी डाली हुई है भाई, बना बना के चैप्टर वाइज, उनको भी देख सकते हो, सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी फनकार कोचिंग के पास जाके पैसे देके ये एमसीक्यूज की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21, द स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, कहता है एक लाइन है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर बाइसेक्ट कर रही है, बताओ उसका स्लोप क्या होगा। मेरा बेटा कभी भी कोई लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर बाइसेक्ट कर रही हो, इंक्लिनेशन होता है मेरे पास 45 डिग्री और स्लोप होता है बराबर 1 के, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल पॉजिटिव का 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है, क्या फॉर्मूला है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, फॉर्मूला आपसे कहता है कि अगर e की पावर mx माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट x अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, e की पावर mx माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x। मेरे बेटा ये फॉर्मूला होता है कभी भी e की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x आ रहा हो और लिमिट आपकी x पे अप्रोच कर रही हो, तो आंसर किसके बराबर होता है, जीरो, आंसर किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, आंसर किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। यानी कि कभी भी अगर आपके पास e की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x, लिमिट x अप्रोच कर रही हो जीरो के ऊपर, तो आंसर किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे x के साथ m भी दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल m इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास m, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास m, क्योंकि नॉर्मली ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है e की पावर x माइनस का 1 डिवाइड बाय x, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो अगर मैं x के साथ, अभी कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो अगर x के साथ m आ जाएगा तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, सिंपली m आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही ब्लर हुआ हुआ है, बट आई गेस ये सिंपल e की पावर साइन x है। खैर है, आप जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा e की पावर साइन x है, क्या आ रहा है e की पावर साइन x, तो भाई मुझे ये e की पावर साइन x लग रहा है, मैं उसके लिए सॉल्व करवा देता हूं आपको। e की पावर साइन x को कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा, नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर साइन x को एज इट इज एक बार लिखोगे और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो आंसर क्या आ जाएगा, cos x इंटू ई की पावर साइन x, क्या आ जाएगा cos x इंटू ई की पावर साइन x। इजी पीजी भाई, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत आसान है। एक बात अपने स्टूडेंट्स को मैं हमेशा कहता हूं, बेटा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से दोस्ती कर लो, इनसे जिंदगी भर तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। अगर तुमने इनसे दोस्ती नहीं करी, दुश्मनी रखी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन से, बेटा ये तुम्हें वहां मौत नसीब करेगा जहां पानी भी नहीं मिलेगा, वहां तुम्हारी कश्ती को डुबोएगा जहां पानी भी नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इनसे दोस्ती कर लीजिए वरना आपकी जिंदगी अजाब बना दी जाएगी। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जिंदगी भर हर जगह ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अप्लाई होता है, हर जगह के ऊपर, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा भाई आगे चलते हैं, आगे मुझसे कहता है एक मेरा फंक्शन एफ एक्स मैक्सिमम कब कंसीडर होगा। भाई बहुत ही आसान सी बात है, मेरा फंक्शन उस कंडीशन में मैक्सिमम होता है अगर एफ डबल प्राइम की वैल्यू लेसर देन जीरो होगी। अगर एफ डबल प्राइम की वैल्यू क्या हो, लेसर देन जीरो, जीरो से कम होगी तो फंक्शन मैक्सिमम होगा, ग्रेटर देन जीरो होगी तो फंक्शन मिनिमम होता है। अगर फंक्शन मैक्सिमम है तो इसका मतलब एफ डबल प्राइम की वैल्यू क्या आ रही है, लेसर देन जीरो आ रही है। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा भाई एक और क्वेश्चन आ गया, कहता है इफ टू स्ट्रेट लाइंस a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू जीरो, कहता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी वैल्यू है a1x, दूसरी लाइन है जिसकी वैल्यू b1y प्लस का c1 इक्वल टू जीरो, और एक दूसरी स्ट्रेट लाइन आ रही है जिसकी इक्वेशन है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू जीरो, तो क्या बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन सही है, a1 b1 इक्वल टू a2 b2, देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, a2 b2 इक्वल टू a1 b2 या a2 b1 इक्वल टू a1 b2 या a1 b1 प्लस का a2 b2 इक्वल टू जीरो या a1 a2 प्लस का b1 b2 इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। तो भाई जल्दी से मुझे सोच के बताओ, आपको क्या लगता है कौन सी कंडीशन सही होनी चाहिए। चारों कंडीशंस को बारी बारी पढ़ो, तमाम स्टूडेंट्स चारों कंडीशंस को जरा बारी बारी पढ़ने की कोशिश तो करो। नहीं समझ में आया मैं बता देता हूं, मेरा बेटा बेसिकली दो कंडीशंस को रेफर कर रहा है। कौन सी दो कंडीशंस को, दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इस कंडीशन को फॉलो करती है a1 b2 माइनस के a2 b1 इक्वल टू जीरो को। अगर कभी भी दो लाइंस क्या हो पैरेलल होंगी तो हमेशा उनकी कंडीशन क्या होती है, a1 b2 माइनस का a2 b1 इक्वल टू जीरो। और अगर दुनिया में कभी भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो इस कंडीशन को फॉलो करती है a1 a2 प्लस का b1 b2 इक्वल टू जीरो। तो मुझे ये क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस क्लियरली दिख नहीं रहे, आपको पास पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वो क्लियरली दिख रहे होंगे, तो इनमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर टिक कर दीजिएगा, यानी कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा सॉरी,
क्वेश्चन कह रहे हैं अगर परपेंडिकुलर है तब क्या होगा। जाहिर सी बात है अगर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस का b1 b2 इक्वल टू जीरो। क्या होती है, a1 a2 प्लस का b1 b2 इक्वल टू जीरो। ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। a1 a2 प्लस का b1 b2 इक्वल टू जीरो किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। तो अगर दुनिया में दो लाइंस कभी परपेंडिकुलर होंगी तो इस कंडीशन को फॉलो कर रही होती है। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ऑर्थो सेंटर होता है। एल्टीट्यूड्स क्या होता है भाई, कभी भी मैं ट्राइंगल से एक लाइन निकालूं, वो लाइन अपोजिट साइड के ऊपर जाके क्या ड्रॉ कर दे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। मैं ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकालता हूं, वो लाइन अपोजिट साइड के ऊपर जाके अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। और वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तमाम एल्टीट्यूड्स मिल जाते हैं, उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। बेटा मेरे फेमस तीन दोस्त होते हैं। मेरे क्या होते हैं, फेमस तीन दोस्त होते हैं। एक ये ऑर्थो सेंटर, एक होता है मीडियन, एक होता है इन सेंटर। मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर मैं ट्राइंगल के वर्टेक्स से लाइन निकालूं, वो लाइन अपोजिट साइड के ऊपर जाके बाइसेक्टर क्रिएट कर दे, बाइसेक्ट क्रिएट कर दे, मिड पॉइंट क्रिएट कर दे, सेंटर पॉइंट क्रिएट कर दे, तो मीडियन कहलाता है। और वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तमाम मीडियंस मिल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। इसी तरीके से तीसरे दोस्त की कहानी क्या है कि अगर मैं एक ट्राइंगल से एक लाइन निकालता हूँ, ट्राइंगल के वर्टेक्स से, कि वर्टेक्स में बनने वाला एंगल तो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए। अगर मैं ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकालता हूं इस तरीके से कि वर्टेक्स में बनने वाला एंगल तो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं इंटरनल बाइसेक्टर। और वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तमाम इंटरनल बाइसेक्टर मिलते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर। तो ये तीन चीजें आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए, हर साल पेपर में इनमें से एक एमसीक्यू आता है। अच्छा भाई, बहरहाल आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगर आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन कह रहा है 2x प्लस का 5 प्लस का 3 इक्वल टू 0। अगर आपके पास क्या आ रही है कि इक्वेशन आ रही है, तो बताओ इस इक्वेशन के परपेंडिकुलर कौन सी इक्वेशन होगी। भाई बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इक्वेशन गिवन है, आपसे कहा जा रहा है बताओ इसके परपेंडिकुलर कौन सी इक्वेशन होगी। मेरा बेटा किसी भी लाइन के जो परपेंडिकुलर के अंदर लाइन होती है ना, उस लाइन की खास बात ये होती है कि वो लाइन फर्स्ट लाइन के y का कोफिशिएंट उसके x में मौजूद होता है। यानी कि जो पहली लाइन होती है उसका जो y कोफिशिएंट होगा सेकंड लाइन के x में होगा। बीच में साइन आता है माइनस का। फर्स्ट लाइन का जो x कोफिशिएंट होता है सेकंड लाइन के y में होता है। और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट की टेंशन लेनी। यानी कि दुनिया में कभी भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगी, तो पहली वाली लाइन का जो x कोफिशिएंट होगा दूसरी लाइन के y का कोफिशिएंट होता है। पहली लाइन का जो y कोफिशिएंट होता है दूसरी लाइन का x कोफिशिएंट होता है, और बीच में इनके साइन होता है नेगेटिव का। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। तो चेक कर लीजिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। 5x माइनस का 2y, 5x माइनस 2y, देखिए इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में खाली आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। क्लियर है मेरा बेटा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 5x माइनस का 2y, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो कांस्टेंट की टेंशन नहीं लेनी, बेसिक कांसेप्ट मालूम होना चाहिए आपको। अगर दुनिया में कभी भी दो लाइंस पैरेलल होंगी, उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में दोनों लाइंस के x और y कोफिशिएंट सिमिलर होते हैं। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उस सूरत में क्या होता है कि पहली लाइन का जो x कोफिशिएंट होता है दूसरी लाइन के y पे होता है, पहली लाइन का y कोफिशिएंट दूसरी लाइन के x के ऊपर होता है, और बीच में साइन इनके नेगेटिव का होता है। क्लियर है मेरा बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अब इंटीग्रेशन वाला आ गया भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है बताओ इंटीग्रेशन अगर अप्लाई करनी है किसके ऊपर, e की पावर टेंजन x इंटू, मुझे दिख नहीं रहा है सेक्स स्क्वायर लिखा हुआ है आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आगे कहता है सेक्स स्क्वायर x इंटू dx। कहता है अगर तुम्हें इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है किसके ऊपर, एमसीक्यू नंबर 28, इंटीग्रेशन e की पावर टेंजन x इंटू सेक्स स्क्वायर x इंटू dx के ऊपर। मेरा बेटा सिंपल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है कि भाई इंटीग्रेशन कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंट पे अप्लाई हो रहा होगा, तो उस वक्त तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव ना हो। मुझे साफ दिख रहा है कि e की पावर में क्या आ रहा है, टेंजन x। क्या बाहर टेंजन से डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि एक दफा अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को एज इट इज लिख दो, यही आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से e की पावर टेंजन x प्लस का c। क्या आंसर होगा आपका, e की पावर टेंजन x प्लस का c। नेचुरल एक्सपोनेंट का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आपके पास इंटीग्रेशन, मैं आपको लिख लिख के तभी बता रहा हूं कि अगर आपको मसला ना हो मेरा बेटा, आपको अगर नजर ना आ रहा हो तो मैं इसलिए एक एक चीज लिख के भी बता रहा हूं। इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस का बी इंटू डी एक्स, कहता है इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करो। एमसीक्यू नंबर 29 है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं इसको हमारे मुल्क के अंदर। कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा, किस पैटर्न पे सॉल्व करोगे, क्या कह रहा है इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। मेरा बेटा सिंपल तरीके से देखो, यहाँ पे इस पूरी टर्म के ऊपर होल पावर क्या आ रही है, बना रही है। बेस का क्या बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, मुझे साफ दिख रहा है बिल्कुल मौजूद होगा।
अभी नहीं मौजूद, लेकर आ जाएंगे। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ए भी कांस्टेंट है बी भी कांस्टेंट है, तो ए एक्स का डेरिवेटिव बाहर ए मौजूद होना चाहिए था, नहीं मौजूद तो पहले डेरिवेटिव कंप्लीट करवाऊंगा, फिर पावर फॉर्मूला अप्लाई करवा देंगे। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से ए को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस का बी इंटू ए इंटू डी एक्स। तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके ए को लेकर आ गए। अब बेस का बाहर डेरिवेटिव आ गया, अब क्या करेंगे, सिंपल पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। पावर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी के होल पावर में स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस का बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। चेक कर लीजिए कहां पे ये आ रहा है, मेरे ख्याल में ऑप्शन नंबर ए में ये आंसर आ रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है मेरा बेटा, बेसिक स्टेप्स हैं, बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए आपको। अच्छा भाई आगे मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसको मैं रब भी कर देता हूँ साथ साथ ताकि जगह बन जाए हमारे पास। अगला क्वेश्चन मेरा बेटा हमारे पास क्या, तो भाई क्वेश्चन नंबर 30 मेरा बेटा आपसे क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कहते हैं y इज इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर में 3, तो बताओ dy बाई dx के बराबर होगा। भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई करना है। जब मैं इसका dy बाई dx करूंगा यानी कि डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। मेरे बेटे अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखो, थोड़ा सा भी अगर गौर से देखो, आपको समझ में आएगा कि ln एक टर्म पे अप्लाई हो रहा है, उस पर पावर आ रही है, तो बेटा ln की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। यानी कि डेरिवेटिव तो अप्लाई कर रहा हूं मगर साथ साथ ln की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूं कि मेरे पास ln जिस फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर क्या आ रही है, पावर आ रही है। मेरा बेटा ln की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पावर कभी भी किसी फंक्शन के ऊपर आ रही है उनसे पहले ln आ रहा हो, तो सिंपल तरीके से आप पावर को पहले लिख देते हो और ln सिंपली नीचे वाली टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाता है। क्लियर है मेरा बेटा, तो हमने ये काम कर दिया। अब फाइनली अब डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया, डेरिवेटिव सिंपल ln पे अप्लाई हो जाएगा। तो ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, मेरा फंक्शन क्या है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो मेरा बेटा ये 2x जाके जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 6x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, चेक कर लीजिए कहां पे आ रहा है, क्या आंसर होगा मेरा 6x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, अभी भाई हंसते खेलते हम तो सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। ये आपके सर का ताज होना चाहिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का। मेरा बेटा क्यों आपके सर का ताज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कल को इंजीनियरिंग करना चाहते हो या कॉमर्स साइड में भी जाना चाहते हो, वहां पे हर जगह के ऊपर ये चीज लाजमी आएगी। आपकी यूनिवर्सिटी लेवल का जो पहला सब्जेक्ट होगा वो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का ही होगा, जिसको कैलकुलस कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद मालूम होनी चाहिए। आपको इससे दोस्ती करनी है, दुश्मनी मत करना बेटा, खुदारा दुश्मनी मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगला कॉन्सेप्ट, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। एक आपको इक्वेशन गिवन है पैराबोला की, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस का 2। आपसे कहते हैं बताओ लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम क्या होगी। सिंपल तरीके से इसको कंपेयर करवा दो मेरे बेटा ओरिजिनल इक्वेशन के साथ। मुझे साफ दिख रहा है कि y वाली टर्म्स क्या आ रही है, लीनियर आ रही है। इसका सिंपल मतलब क्या है कि मेरे पास पैराबोला कैसा है, ऐसा पैराबोला है जिसका जो मेजर एक्सेस आ रहा है, जिसका एक्सेस पैराबोला है वो y का है। सिंपल तरीके से कंपेयर कैसे करवाऊंगा, कंपेयर ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 4a y माइनस के k का y माइनस का k सिंपली आ जाएगा। कंपेयर करवा दूंगा ओरिजिनल इक्वेशन के साथ। तो बेटा h के सामने h की वैल्यू है, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव का 1। 4a के सामने कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 होगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 4। और नेगेटिव k के सामने नेगेटिव 2 मौजूद है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है बताओ आपके पास अल्लाह भला करे लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम क्या होगा। मेरा बेटा लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम का फॉर्मूला होता है मॉड 4a। क्या फॉर्मूला होता है, मॉड 4a। तो 4 का 4 है, दैट इज a की वैल्यू क्या है 1/4, तो 1/4 आपने यहाँ पे डाल दिया, 4 से 4 कट गया, तो आपके पास लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 1 आ जाएगी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पॉजिटिव का 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। दोबारा देख लीजिए, सिंपल आपको इक्वेशन गिवन थी बेटा पैराबोला की, आपने ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करवा दिया, h k और a फाइंड कर लिया, सिंपल तरीके से a की वैल्यू आ जाएगी। बेटा मैंने सेकंड ईयर के एमसीक्यूज को बहुत डिटेल में अलग से 2 वीडियोस में समझाया हुआ, भैया उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा, उनसे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर इन तमाम पास पेपर लेक्चर्स को लाजमी लीजिएगा। बेटा ये पीसी वगैरह के पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यही टीचर्स बैठ के एमसीक्यूज बना रहे होते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को लाजमी सॉल्व करना है। खुद भी देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एजुकेशन ग्रुप्स के अंदर, अपने कॉलेज ग्रुप के अंदर, अपने कोचिंग ग्रुप में लाजमी शेयर करें। बेटा सबका जारी है, हर बच्चा कोचिंग के अंदर जाके महंगी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता एमसीक्यूज क्लासेस के नाम के ऊपर, कि धंधा को अफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग वाले धंधा चला रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों तक भी इस लेक्चर्स को पहुंचाएं कि उन बच्चा भी इजीली इनको समझ सके और देख सके। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर fx की वैल्यू आ जाए टेंजेंट इनवर्स 2x के बराबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन बड़ा मजे का है। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर अगर आपके पास fx की वैल्यू आ रही है किसके बराबर, टेंजेंट इनवर्स 2x के बराबर,
तो बताओ एफ प्राइम किसके बराबर होगा? मेरा बेटा टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के अंदर, क्या फॉर्मूला होता है? 1 डिवाइडेड बाय, आपसे क्वेश्चन बेसिकली गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, आपसे कहा जा रहा है बताओ एफ प्राइम एक्स क्या होगा। एफ प्राइम एक्स का मतलब क्या, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो भाई टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या होता है फॉर्मूला? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर, फंक्शन क्या आ रहा है 2x, तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिंपली 4x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव भी लूंगा तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 4x स्क्वायर। चेक कर लीजिए कहां पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, करेक्ट आंसर आ गया। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि भाई बताओ एसेंट्रिसिटी अगर तुम्हारी है 2 डिवाइडेड बाय 3, तो बताओ कॉनिक क्या कहलाएगा? आपको क्या कह रहा है, अगर तुम्हारी एसेंट्रिसिटी बराबर आ रही है किसके? 2 डिवाइडेड बाय 3 के। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है मेरा बेटा? पैराबोला की एसेंट्रिसिटी हमारे पास होती है, अल्लाह भला करे, 1। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है? 1। तो इसका मतलब पैराबोला तो नहीं हो सकता। सर्कल की एसेंट्रिसिटी मेरा बेटा 0 होती है, वो भी कट गया। सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है? 0, वो भी कट गया। देन इलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है मेरा बेटा? इलिप्स की एसेंट्रिसिटी जो होती है 0 से बड़ी होती है। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी 0 से बड़ी होती है मगर 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी होती है। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो 2 डिवाइडेड बाय 3 जो नंबर है ये बेसिकली 0 और 1 के दरमियान का नंबर है। तो इसका मतलब किस पर्टिकुलर फिगर का एसेंट्रिसिटी आ रही है? इलिप्स की आ रही है। तो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होगी मेरे पास? सिंपल तरीके से 2 डिवाइडेड बाय 3 हो सकती है, क्योंकि ये 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत ही मिटा हुआ है मगर स्टिल मैं उसको फिगर आउट कर सकता हूँ क्या कह रहा है। अच्छा, मैं बिल्कुल समझ गया क्या कहना चाहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिसकी तरफ ये इंडिकेट कर रहा है। और ये एमसीक्यूज क्या है मैं आपको समझा देता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। ये जो बेसिकली एमसीक्यूज नंबर 34 में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैंक है। आपके पास ये क्वेश्चन क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है e की पावर x एफ एक्स प्लस का एफ प्राइम एक्स इंटू डी एक्स। बेटा हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक सिंपल एक्स और ब्रैकेट के अंदर अगर एक फंक्शन गिवन है और प्लस के बाद उसका उसी फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव गिवन है, क्वेश्चन की कंडीशन समझिएगा। अगर कभी भी आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है जिस क्वेश्चन के अंदर आपको एक नेचुरल एक्सपोनेंट गिवन है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन गिवन है और प्लस के बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस का सी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बात को समझा देता हूँ एग्जाम्पल के ऊपर कि लेट सपोज अगर आपके पास आ जाए ई की पावर एक्स, ब्रैकेट में आ जाए साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाए? कॉस एक्स। यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए सॉल्व करने के लिए कि आपको ई एक्स गिवन है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? ब्रैकेट के अंदर फंक्शन के साथ। ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसका जिसका प्लस के बाद डेरिवेटिव भी गिवन है। साइन डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सिंपल तरीके से ई एक्स इंटू साइन एक्स आपका प्लस का सी आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है मेरा बेटा? तो ये सिंपल सी बात होती है, आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। अच्छा भाई, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे आपसे कहता है फंक्शंस एंड लिमिट्स का एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आपके पास एक फंक्शन की वैल्यू है -1 से लेके 4 तक के दरमियान की रेंज आ रही है, तो बताओ एफ एक्स की वैल्यू, ये जो आपको वैल्यू गिवन है रेंज की गिवन है, आपसे कह रहे हैं अगर तुम्हारे फंक्शन को निकालने का फॉर्मूला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बताओ ये फंक्शन एफ -3 पे क्या परफॉर्म करेगा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसमें मेजॉरिटी आवाम गलती करती है। मेरा बेटा ये जो आपको गिवन है रेंज गिवन, ये क्या गिवन है आपको? रेंज गिवन है। आपसे डोमेन मांगा हुआ है, डोमेन कहते हैं इनपुट वैल्यू को। आपको एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। फंक्शन का फॉर्मूला क्या गिवन है? वो फंक्शन का फॉर्मूला गिवन है कि भाई एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। आगे आपसे कहते हैं बताओ ये फॉर्मूला क्या होगा f-3 के ऊपर। तो भाई देखो x की जगह पे -3 को पुट करवा के चेक कर लो क्या बन जाएगा। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा। एमसीक्यू नंबर 36 देखिएगा क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ऑफ द इलिप्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं मुस्कुरा रहे होंगे, हंस रहे होंगे, उनके चेहरों के ऊपर मैं मुस्कान ये देख सकता हूँ क्योंकि मैं ये एमसीक्यू हमेशा कवर करवाता हूँ। मेरा बेटा सर्कल की इक्वेशन की पहचान क्या होती है? सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी होता है, वाई स्क्वायर भी होता है, दोनों के दोनों पॉजिटिव भी होते हैं और दोनों के कोफिशिएंट भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। वाइल इलिप्स की इक्वेशन की पहचान ये होती है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होंगे और दोनों के दोनों का पॉजिटिव होना भी कंपलसरी है, मगर दोनों के कोफिशिएंट सिमिलर कभी भी नहीं होते। कोफिशिएंट यानी कि वेरिएबल का लिखा गया नंबर। हाइपरबोला की इक्वेशन की पहचान ये होती है कि एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा, मगर हमेशा एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा और कोफिशिएंट सिमिलर या अनसिमिलर कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा मैंने? दोबारा सुनिएगा। सर्कल की इक्वेशन की पहचान क्या है? एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव होना कंपलसरी है, दोनों की कोफिशिएंट भी सिमिलर होंगे।
इलिप्स की इक्वेशन की पहचान ही होती है एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा, दोनों के पॉजिटिव होना कंपलसरी है मगर कोफिशिएंट सिमिलर नहीं होते। हाइपरबोला की इक्वेशन की पहचान ये है कि एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा मगर दोनों में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अच्छा भाई, अब देखो क्वेश्चन कह रहे हैं आपको चार इक्वेशन मैंने कहते हैं बताओ इक्वेशन ऑफ इलिप्स कौन सी है। भाई देखो सिंपल सी इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पहली वाली टर्म इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव तो है, दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है मगर मगर दोनों के कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं, तो ये सर्कल की इक्वेशन है, ये नहीं हो सकता। इसको देखो भाई, ऑप्शन नंबर डी 25x² + 25y² = 1, ये भी सर्कल की इक्वेशन आ रही है क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव भी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी है, दोनों के कोफिशिएंट भी सिमिलर आ रहे हैं। जब कोफिशिएंट सिमिलर होते हैं सर्कल की इक्वेशन होती है। अब बचा तुम्हारे पास ये है, ये ऑप्शन नंबर सी भी सर्कल की इक्वेशन है, खाली क्या है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी की खास बात क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, दोनों पॉजिटिव भी है मगर दोनों के कोफिशिएंट सिमिलर नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 25। इसका मतलब ये किस चीज की इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया बताओ इक्वेशन ऑफ अ लाइन जिसका स्लोप हो 5 और पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी कि आपको सिंपल तरीके से एक स्लोप गिवन है, यानी कि m की वैल्यू 5 गिवन है और एक पॉइंट गिवन है और पॉइंट क्या है, ओरिजिन से लाइन पास करी तो 0,0। भाई सिंपल तरीके से इक्वेशन के फॉर्मूले पे चले जाओ, इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, y माइनस का y1, y माइनस का y1 तो ऑब्वियसली इट विल बिकम 0 इक्वल टू के बाद m की वैल्यू क्या है 5, x माइनस का x1 ये भी 0 हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5x। क्या इक्वेशन आ जाएगी, y इज इक्वल टू 5x। चेक कर लीजिए कहां पे आ रही है, क्या इक्वेशन आ जाएगी, y इज इक्वल टू 5x। तो तमाम वैल्यूज और एक साइड पे कर दो, क्या बन जाएगा 5x माइनस का y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मेरी आ रही होगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल सी बात है, बहुत ही बच्चों वाली। अच्छा भाई अगला एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिलियन डॉलर्स का एमसीक्यूज है, बिलियन डॉलर्स का। क्या एमसीक्यूज आ रहे हैं, द पेयर ऑफ द लाइंस आपको गिवन और कहा जा रहा है बताओ ये लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, कोइंसिडेंट हैं या कैसी हैं। और से देखो आपको दो लाइंस गिवन है, आपको क्वेश्चन नंबर 38 का कह रहा है पेयर ऑफ लाइंस गिवन है, इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस का 3xy माइनस का 2y² इक्वल टू 0। आपको ये लाइंस गिवन है, आपसे कहा जा रहा है बताओ ये लाइंस पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कोइंसिडेंट है, कोलिनियर है। भाई मुझे ये लाइंस देख के साफ पता चल गया कि ये होमोजीनियस इक्वेशन आ रही है, x² भी आ रहा है y² भी आ रहा है, एक्स और वाई प्रोडक्ट की फॉर्म में भी आ रहा है और ओरिजिन भी नहीं है। इसका मतलब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कोइंसिडेंट है, कोलिनियर है। बेटा कोलिनियर कहते हैं एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का एग्जिस्ट करना, कोइंसिडेंट कहते हैं यानी कि एक के बाद एक का फॉर्म होना, यानी कि अगर मैं एक लाइन बनाऊं उसके बाद दूसरी लाइन का उसी से मैच करते हुए फॉलो अप होना, यानी कि कोइंसिडेंट के बेसिक मायने ये होते हैं एक के बाद फॉलो अप होना। यानी कि कोइंसिडेंट कहते हैं जब एक काम तकमील पा जाए तो फिर दूसरा काम का होना। तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये होता है जब एक लाइन फॉर्म हो जाए तो उसके बाद दूसरी लाइन का बनना। तो कोइंसिडेंट और कोलिनियर तो लाइन हो ही नहीं सकती हैं। क्या बचा, पैरेलल या परपेंडिकुलर। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर कैसे चेक करेंगे, इस होमोजीनियस इक्वेशन को ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करवा देता हूँ। क्या इक्वेशन होगी, ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2 आ गई। जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है मेरा बेटा, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू भी क्या है 2। तो क्या आपके पास आ गई a प्लस बी की वैल्यू, इसका मतलब 0 के बराबर है। तो इसका मतलब लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है मेरा बच्चा। अगर a इज इक्वल टू b होता तो हमारे पास क्या होता, सिंपल तरीके से लाइंस पैरेलल होती। क्लियर है मेरा बेटा। एमसीक्यूज नंबर 39 जो मेरा बेटा आ रहा है आपके पास, एमसीक्यूज नंबर 39 जो हमारे पास आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आज के लेक्चर की जान है, एक नई चीज आप सीखने वाले हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को आती हो, ना आती हो। क्रिटिकल नंबर, क्रिटिकल नंबर क्या होता है मेरा बेटा, वो पर्टिकुलर नंबर जो कि हम डिफरेंशिएट करवाने पे हासिल कर रहे होते हैं। अगेन चैप्टर 5 का एमसीक्यूज आ रहा है, आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपको एक फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस का 2x। क्रिटिकल नंबर कैसे फाइंड करते हैं बेटा, क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जब कभी f'(x) की वैल्यू 0 के बराबर आती है उस वक्त जो x की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू होती है बेसिकली क्रिटिकल वैल्यू होती है। क्रिटिकल नंबर क्या होता है मेरा बेटा, फंक्शन को जब मैं एक दफा डेरिवेटिव दे देता हूं तो f'(x) की वैल्यू 0 रखने के ऊपर, f'(x) की वैल्यू 0 रखने के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू मुझे मिलेगी वो मेरा क्रिटिकल वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अगर ओरिजिनल फंक्शन मुझे गिवन है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस का 2x, तो इसका अगर मैं वन टाइम डेरिवेटिव ले लूं तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा f'(x) इज इक्वल टू 2x और माइनस के 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब f'(x) की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x माइनस का 2। तो माइनस 2 को वहां से निकाल दीजिए क्या हो जाएगा प्लस का 2, 2 इज इक्वल टू 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो क्रिटिकल वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है 1 आ रही है।
क्रिटिकल वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, सिंपल तरीके से 1 आ रही है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट एमसीक्यूज आ रहा है। अगेन आपको एक पैराबोला गिवन है, आपको क्या गिवन है, पैराबोला। क्या पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आ रही है x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 8 इंटू वाई प्लस का 2। आपसे कहा जाता है बताओ इसका वर्टेक्स क्या होगा। तो सिंपल तरीके से पैराबोला को ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करवा दो। जब ओरिजिनल इक्वेशन से मैं कंपेयर करवाऊंगा तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 4a माइनस का k। मेरा बेटा h के सामने क्या है, h वाली वैल्यू 1 है, a के सामने वाली वैल्यू तो 4 8 से कंपेयर हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 डिवाइडेड बाय 4 इट विल बी 2, 4 2 8 होता है ना मेरा बेटा। और k के सामने क्या आ रहा है, नेगेटिव का 2, नेगेटिव k के सामने प्लस 2 है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 2। तो आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। तो वर्टेक्स आपको फाइंड करना है, तो मेरा बेटा वर्टेक्स का पॉइंट क्या होगा हमारे पास, वर्टेक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल h कॉमा k। वर्टेक्स की वैल्यू क्या होती है, h कॉमा k। मेरा बेटा सिंपल तरीके से क्या वैल्यू आएगी, 1 कॉमा माइनस 2। क्या वैल्यू आएगी, 1 कॉमा माइनस 2। ऑप्शन ए की फाइनली आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और हमारा यहाँ पे पर्टिकुलर लेक्चर अपने मंतक के अंजाम पे पहुंचेगा। तो मेरा बेटा यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली सेकेंड ईयर पीसी के एमसीक्यूज के लेक्चर को कंप्लीट करा। आज की इस क्लास में मैंने आपको क्या सॉल्व करवाया, सेकंड ईयर पीसी के पेपर में जितने भी मैथ्स के आपके पास ये एमसीक्यूज थे, इन सबको हमने बैठ के सॉल्व करा है। मैं आपसे एक छोटी सी बस रिक्वेस्ट करूंगा, और वो छोटी सी रिक्वेस्ट क्या होगी, बेटा ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं थे, आपने फर्स्ट टाइम इस लेक्चर वीडियो को देखा था, तो भाई देखो ये तमाम चीजें वो हैं जो नॉर्मली मेरा बच्चा वैसे भी मेरी क्लास के अंदर पढ़ता रहता है। तमाम लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए, चाहे सेकंड ईयर के लेक्चर्स हो, चाहे वो एप्टीट्यूड के लेक्चर्स हो, ई कैट के या बी कैट के। भाई मैं खुद भी इंस्टीट्यूट साइट पे पढ़ाता हूँ, कराची के बड़े मशहूर कोचिंग सेंटर्स के अंदर मेरा नाम शुमार किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा रहा होता हूँ। बट आपने वहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात हमेशा अपने शागिर्दों से कहता हूँ, बेटा 50,000 रुपए दे के खुदारा किसी महंगे कोचिंग सेंटर के अंदर ई कैट या बी कैट की तैयारी करने मत जाओ। अपने इंटर पे मेहनत करो, इंटर में मेहनत करोगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट बनेंगे, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, घर पे बैठ के पढ़ो। किसी भी कोचिंग वाले माफिया के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद बैठ के पढ़ो। किसी के ऑनलाइन बैचेस में चले जाओ, उसमें फीस बहुत कम होती है क्योंकि बहुत से बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए एज अ टीचर हमारी ये जरूरत है, एज अ टीचर हमारी ये जरूरत है कि हम इस बात को तोड़ें, इस माशरे की रिवाज को तोड़ें कि बच्चा क्या करता है, एमसीक्यूज के लिए भी टीचर्स के कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा है, ई कैट के बैचेस को ज्वाइन कर रहा है, ई कैट के लिए किसी मशहूर कोचिंग सेंटर जा रहा है, 80,000 रुपए 60,000 रुपए पैसे पे कर रहा है। तो मैं हमेशा अपने लेक्चर के एंड के अंदर ये फ्री की एक मंजन या फ्री का एक लेक्चर जरूर देता हूँ कि बेटा खुदारा अपने माँ बाप के ऊपर रहम करो, मेहनत से तैयारी करो। अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे तो भाई ये अगर तुमने इंटर मेहनत से पढ़ ली ना, तो ये मशहूर कोचिंग सेंटर्स वाले जो इनके धंधे बंद हो जाएंगे। ये चाहते नहीं है कि तुम इंटर तरीके से बैठ के पढ़ो, ये चाहते नहीं कि तुम अपने इंटर पे मेहनत करो। अगर तुमने इंटर तरीके से पढ़ ली तो ये मशहूर कोचिंग वालों के धंधे बंद हो जाएंगे। क्लियर है बेटा, सब कुछ यूट्यूब पे डाला हुआ है, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपने खाली मेहनत करनी है। मेहनत करो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने मुल्क के लिए। क्लियर है मेरा बेटा। तो पॉइंट इज डेट कि आपको सारी ये एमसीक्यूज वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज की वीडियोस का भी, सेकंड ईयर के एमसीक्यूज की वीडियोस का भी। आपके पास अगर और पेपर्स मौजूद है मुझसे शेयर करें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनके ऊपर तमाम लेक्चर्स बना के चैनल के ऊपर अपलोड करता रहूंगा, ताकि आपका भी भला हो, आपके जानने वालों का भी भला हो, और मेरा भी भला हो, और जो तमाम शागिर्द जो पढ़ रहे हैं सबका भला हो। इसी बात पे इस लेक्चर वीडियो को एंड करूंगा कि बेटा इल्म पास रख के सड़ाने की चीज नहीं है, खुद भी देखो, आगे भी बांटो, और जिंदगी भर बांटते रहना। क्लियर है मेरा बेटा। इसी बात पे इस लेक्चर को एंड करता हूँ। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।